हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास 12 युवक भारती का जो 14वां लेसन है, 14वां चैप्टर है पल्लवन। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पल्लवन है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लेखक है वो है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। तो डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जो परिचय है वो अभी पढ़ लेते हैं, फिर हम जो पल्लवन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे पल्लवन एक नाटक है। नाटक का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे जो पात्र होते हैं अपनी अपनी लाइनों को बोलते हैं, तो उसको हम नाटक कहते हैं। तो ये सब नाटक गांव में होते हैं, शहरों में होते हैं, तो हर जगह नाटक किया जाता है। ठीक है। तो अभी हम जो डॉक्टर दयानंद तिवारी उनका परिचय यहाँ से यहाँ तक है, देख लेते हैं हम। ठीक है, एक बार हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म है 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र जिला के रायगढ़ में खोपोली गांव में हुआ था। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाज शास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषय पर दिए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालय समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षणिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावत्मक है। तो यहाँ पे हमने लेखक का परिचय पढ़ा है। अभी हम जो इसमें जो कहानी दी गई है, इसमें जो नाटक दिया गया है, उसमें हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समय क्या हो रहा है, 11 बजे ये नाटक शुरू हुआ है और ये 12वीं कक्षा के बच्चों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए इसको 12वीं कक्षा में दिया गया है। और रंगमंच क्या है? रंगमंच कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हिंदी शिक्षक द्वारा पठित की गई है, जिसको लिखा गया है इस नाटक को। तो जिस तरह से अध्यापक और बच्चों के बीच का जो एक सौहार्द होता है, जो वार्तालाप होता है, यहाँ पर उसको बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक हिंदी टीचर और बच्चों के बीच किस तरह का माहौल होता है क्लास में, वही यहाँ पे उजागर किया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी खड़े होकर टीचर को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। फिर अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए, हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है, अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? तो यहाँ पर टीचर उन्हें सब पढ़ाने के बाद जिस तरह से हर टीचर करती है कि लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर होता है उनको सॉल्व करने के लिए देती है और उसके बारे में और जानकारियाँ देती है। तो यहाँ पर रोशन नाम का लड़का है, वो कहता है कि जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। तो फिर अध्यापक कहते हैं कि तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो इसमें प्रतीक कहता है, सर, प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों की प्रश्नों की बारीकी से नहीं देखा है। यानी यहाँ पर जिस तरह से बच्चे बोलते हैं शिक्षक को कि हाँ, प्रश्न पत्र के जो सारे प्रश्न हैं बहुत ही सरल और आसान हैं, इस पे जो अध्यापक है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने प्रश्न पत्र को अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न इस तरह से घुमाए हुए होते हैं कि आपको उनके उत्तर लिखने में बहुत कठिनाई होती है और जिसमें जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। फिर शीतल कहती है, सर आपने बिल्कुल सही कहा है, व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर पा रही हूँ। अध्यापक बोलते हैं कि मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। फिर शीतल कहती है कि जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? तो यहाँ पर बच्चों अभी आ गया कि जो पल्लवन है उसका जो मतलब है क्या होता है। ठीक है,
और उसमें हमें किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, यहाँ पे बच्चों ने पूछा है। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो कहते हैं कि विद्यार्थियों, मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है। तो यहाँ पर सभी को जो टीचर है वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ ये शीतल का ही क्वेश्चन है कि उसको पल्लवन के बारे में नहीं पता है, या फिर सभी विद्यार्थियों को इसमें कठिनाई अनुभव हो रही है। तो इसमें जो प्रतीक और रोशन कहते हैं कि जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। फिर अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो। तो सबसे पहले टीचर, कोई भी अगर शिक्षक होता है, वह शिक्षक पहले बच्चों के मन के बारे में जानता है कि बच्चों के मन में इसके बारे में क्या राय है, क्या वो सोचते हैं। फिर रोशन कहता है कि हाँ सर, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक कहते हैं, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरंश फिर कहता है, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी। अध्यापक फिर कहते हैं, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अभी कुछ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि पल्लवन होता क्या है। तो यहाँ पर पल्लवन के बारे में सभी को उत्सुकता बढ़ती जा रही है। किसी को भी क्लास में पल्लवन के बारे में नहीं पता, और सर घुमा घुमा से बच्चों से ही इस पल्लवन का आंसर जानना चाहते हैं। फिर रोशन कहता है कि आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। अध्यापक कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द यानी एक्सप्लेनेशन शब्द के प्रति शब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव, यानी जिस तरह से हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं किसी भी टॉपिक को, उसी तरह से हिंदी में हम क्या करते हैं, पल्लवन करते हैं, यानी उसी टॉपिक को हम क्या कहते हैं, पल्लवन। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को पल्लवन का मतलब आ गया। तो अगर पल्लवन करके कोई प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, तो आप उसे घबराए नहीं, उसका सरल सा मतलब है उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये संप्रेषण का विद्यार्थी शब्द है, और जब किसी शब्द, सूची, उदाहरण, लोकगीत, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों तथा काल्पनिक उड्डानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं, तो उसे पल्लवन कहा जाता है। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। तो यहाँ पर रिदिम कहती है कि तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है। अध्यापक, नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरंश, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ लेखन होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। रोशन, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य है निबंध। अध्यापक, नहीं, कुछ लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन शब्दों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। रिद्धिम कहता है, सर, पल्लवन में क्या क्या विचार एक साथ विचार भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है। फिर अध्यापक कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे ही भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल भी आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तन्वी, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है। अध्यापक, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों को जन्म होता है, उनमें सुशास्त्रता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है।
ज्यों ज्यों हम उसकी गंभीर भावना वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, यानी उसके अंदर जाते हैं, विस्तार से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, त्यों त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन होता है। फिर रोशन क्वेश्चन सर से पूछता है कि हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं है, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। अध्यापक कहते हैं, रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन, जी सर, हमें इस विषय की जानकारी चाहिए। अध्यापक, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में फल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक कभी अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं, हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार होता जा रहा है। पल्लवन व्यक्तिगत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तन्वी, वह कैसे सर? अध्यापक, अब गौर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी जरूरी होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला में अवगत होना चाहिए। यानी पल्लवन का एक महत्वपूर्ण ये है टॉपिक कि अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो आप उस चीज़ के बारे में इतना आप जानकारी दो कि इससे सामने वाले को उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ सके। फिर मितवा कहती है कि सर जी, कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर अध्यापक कहते हैं कि बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पल्लवन की विशेषताएं आपको बताई गई है कि खासकर इसका विशेषताएं क्या होती है। ये काल्पनिक होता है, इसमें मौलिक बातें होती है, और ये सृजनात्मक होता है, प्रवाहमय होता है, भाषा शैली होता है, शब्द चयन होते हैं, इसमें सहज होता है, स्पष्ट होता है और कर्मबद्ध होता है। लड़की, जी सर, क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक, हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए अलग अलग शैलियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप पल्लवन को लिख सकते हैं, किस तरह से आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसके विषय में परिवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी इसमें आप जितना जितना आप मेन लिखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो इस पे रोशन कहता है, सर क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? क्या इस संदर्भ में संक्षेप में जानकारी दी जा सकती है? इस पर सर कहते हैं कि जो पल्लवन होता है उसकी जो जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ कि जो पल्लवन होता है उसमें भली भांति हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है विषय को, उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, उसके अर्थ को समझना पड़ता है। इस पे कहता है कि जी सर, अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। इस पे अध्यापक कहते हैं, अरे रोशन, इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना? जी सर। अध्यापक क्या कहते हैं कि पहले किसी भी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी चीज़ की घाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस टॉपिक को समझो, उसके बारे में जानो, उसमें क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, इसके बारे में तुम गहराई से सोचो। तो यहाँ पर अध्यापक कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले एक पल्लवन बना के देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा टॉपिक दूंगा, दूसरा विषय दूंगा, उस पर तुम्हें पल्लवन बनाना है। तो एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद आते हैं उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। कुछ क्षणों के बाद बहुत से बच्चों ने बहुत सारे जो पल्लवन है वो दिए हैं, जैसे नर हो न निराश करो मन को। तो यहाँ पर उसका पल्लवन यहाँ पे सर ने बनाया है, अध्यापक ने, और उसके बारे में चर्चा करके यहाँ पे बताया है। तो इसमें से गीत कहती है कि जी सर, अब हमें समझ में आ गया है सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? अविवेक आपदाओं का घर है, यानी अविवेक आपदाओं का घर है,
क्यों? अविवेक का मतलब होता है कि अपने अंदर संयम ना होना, और अगर आपके अंदर संयम नहीं है, आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है, तो अवश्य ही वो आपदाओं का घर है, यानी आप अवश्य ही कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे। अगर आप कोई चीज़ सुन नहीं सकते, अगर आप सुन के उसको सहन नहीं कर सकते, आप में अविवेक नहीं है, आपके अंदर विवेक नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो आप अवश्य ही उन चीज़ों के बारे में आपके अंदर बहुत ही गलत नेगेटिव वाइब्स बनेगी, और जिसके कारण अलग अलग चीज़ें होगी, और जिसके कारण बहुत सी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इस पे तन्वी कहती है, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। तो यहाँ पर आपको इसका पल्लवन बनाना है, तो इसका पल्लवन आप खुद से भी बना सकते हैं कि जो सेवा होती है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर क्यों है। तो तीर्थ यात्रा को आज का तीर्थ यात्रा यानी जितने भी जो महान स्थल हैं जो पूजा के, यानी जितने भी तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, बोलबम हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो स्थल हैं वहाँ पे आपको यात्रा करना, उस यात्रा से सबसे अच्छा क्या है कि लोगों की सेवा करना। अगर आप लोगों की सेवा करते हो तो ये तीर्थ स्थान से बढ़कर है, और उससे ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, और उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे समझना है। फिर अध्यापक कहते हैं कि मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है, अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप ये समझ गए हैं कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लवन, पल्लवन से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार से भाषा से भी पल्लवन होता है। फिर सभी विद्यार्थी कहते हैं कि जी सर, कबीरदास जी के जो दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक कहते हैं सुनिए, तो जो तोके कांटा बुए ताही बुए तू फूल, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति आपके लिए बुरा करता है, उस व्यक्ति के लिए आप कभी भी बुरा मत करो। अगर आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा करोगे तो उसको लज्जा महसूस होगी, और वो अवश्य ही आपके साथ अगली बार अच्छा करेगा। और इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा पेश मत आओ, क्योंकि अगर आप बुराई करते हो, अगर आप अगर वही बुराई रिपीट करते हो तो आप बुरे व्यक्ति का साथ दे रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पे यही बात कहा है पल्लवन में कि आपको कोई भी अगर दोहा है, कोई भी एक लाइन दी है, आप उसको किस तरह से समझा सकते हो अपने टीचर को, आपके जो भी सुनने वाले व्यक्ति हैं उनको आप किस तरह से उस चीज़ के बारे में बता सकते हो, यही पल्लवन का उद्देश्य है। फिर रोशन कहता है कि जी सर, पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की कहती है कि हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, आज तो सारा डर निकल गया। फिर गीत कहते हैं जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को हमें समझाया, और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे अंदर डर था, उसको आपने बाहर निकाल दिया। फिर शीतल कहती हैं कि जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न को आसानी से लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकती हूँ। फिर अध्यापक कहते हैं कि मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य ही ऐसी ही एक रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। तो यहाँ पर पल्लवन का उद्देश्य, उसको लिखने का तरीका, उसके बारे में हम किस तरह से चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में हम किस तरह से सोच सकते हैं, और हमें पल्लवन लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी हम पल्लवन के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते। तो यहाँ पर ये जो विषय है, 14वां लेसन है, ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे। आप 12th में हैं, अभी आप जाओगे ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए भी हम जितने भी बुक होते हैं उन्हें अपलोड कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी बच्चों का ये वीडियो